हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि पॉलिनेशन के यानी परागण के कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एक बार उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स और बायोटिक यानी अजैविक और जैविक। ये निर्जीव होते हैं, इनमें जान नहीं होती, दे आर विदाउट लाइफ। और जो बायोटिक होते हैं वो जैविक होते हैं, उनमें जीवन होता है, इसीलिए इन्हें जैविक अभिकर्मक कहा जाता है। ये जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं इनके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एनिमोफिली और दूसरा होता है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन थ्रू विंड, यानी कि वायु के द्वारा परागण। तो जब भी वायु के द्वारा या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली के लिए प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशंस, कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों ये पिक्चर एनसीईआरटी का है, ये जिया मेज की पिक्चर है, यानी कि भुट्टा मेज का प्लांट। इसमें पॉलिनेशन के लिए यानी परागण के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो इसमें दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। यहां ऊपर की तरफ होते हैं मेल फ्लावर्स और नीचे की तरफ यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे फीमेल फ्लावर्स। जो मेल फ्लावर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वहां पे पिस्टिल, कार्पेल या जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर, उसका निर्माण होता है। यहां पर पॉलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें जो एडेप्टेशंस होते हैं उसमें पहला पॉइंट है कि ये ड्राई होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स के ऊपर किसी तरह की वाटरी लेयर यानी जल युक्त कोई भी परत नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज, ये एबंडेंट अमाउंट में होते हैं। एबंडेंट का मतलब है कि ये अधिकाधिक प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। क्योंकि हवा के द्वारा इनका पॉलिनेशन होना है तो हवा में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी बर्बादी भी होगी, वे नष्ट भी हो जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा परागकण बनाए जाते हैं, ताकि नष्ट होने के बाद भी कुछ बचे रहें और आगे की प्रोसेस चलती रहे। तीसरी चीज कि ये बहुत हल्के होते हैं, यानी कि बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। हल्के होने की वजह से ये हवा में बड़ी आसानी से दूर तक यात्रा कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर पिस्टिल में होने वाले अनुकूलन को देखा जाए तो यहाँ पे आप ये टर्म देख सकते हैं, इंग्लिश में इसे हम सिल्क कहते हैं, क्योंकि ये रेशम के धागों की तरह दिखाई देता है। आपने भुट्टा जरूर देखा होगा, उसमें जो ऊपर बाल की तरह निकला हुआ रहता है यही उसकी स्टाइल और स्टिग्मा होती है, यानी उसके कार्पेल का ऊपरी हिस्सा। यहां पर जो कार्पेल है यानी स्त्री केसर है उसमें जो बदलाव होते हैं, इनमें पहला नंबर है कि इसकी जो स्टाइल है यानी कि वर्तिका वो इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड यानी कि बहुत ही लंबी होती है। इसे हम पिच्छकी वर्तिका भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेशम के धागों की तरह और मात्रा में बहुत ज्यादा होती है। यहां पर जो स्टाइल होती है वो लंबी होने के साथ साथ कुछ पौधों में ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच्ड का अर्थ होता है शाखित, यानी इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ज्यादा शाखा होने की वजह से जब भी वहां से परागकण निकलेगा तो वो उनमें उलझ कर स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। दूसरी चीज, जो इसका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। ये फेदरी होता है, यानी कि पंखनुमा। मान लीजिए कि ये इसकी ओवरी है जिसे आप अंडाशय कहते हैं, ऊपर की ओर ये इसकी वर्तिका हो गई और आगे अब इसकी जो वर्तिकाग्र बनेगी वो बहुत ही ज्यादा फेदरी यानी कि पंख जैसी होगी। इसकी वजह से यहां से इसमें छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं भी होती हैं, बाल या हेयरी आउटग्रोथ भी होता है, जिसकी वजह से इसमें पोलन ग्रेन आसानी से आकर रुक सकते हैं और वहां पर पोलन जर्मिनेशन यानी कि पराग नलिका का विकास हो सकता है।
तो ये थे कुछ एडेप्टेशंस, कुछ अनुकूलन जो एनिमोफिली में होते हैं। अगले टाइप का जो एबायोटिक पॉलिनेटर होता है, यानी जो अजैविक अभिकर्मक है परागण का, वो है हाइड्रोफिली, यानी जल द्वारा, थ्रू वाटर। अब जब भी पानी के माध्यम से परागण होगा तो वहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन दोनों में भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं। तो यहां पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो होते हैं नॉन स्टिकी, यानी इनके ऊपरी आवरण पर पोलन किट, जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसकी कोई भी परत नहीं मिलेगी, नहीं तो ये जल के माध्यम से कहीं भी जाकर अटैच हो जाएंगे और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये लाइट वेट होते हैं। तो जैसे आपने एनिमोफिली में, यानी कि वायु के द्वारा जो परागण होता है उसमें देखा, उसी तरह से यहां पर भी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी के द्वारा बहुत दूर तक बहकर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन में हल्का होना भी जरूरी होता है। तो ये भी बहुत लाइट वेट होते हैं। इनमें तीसरा एडेप्टेशन होता है कि ये भी इलोंगेटेड होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। आपने जो विंड के द्वारा या फिर हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें देखा कि जो पिस्टिल होती है उसका स्टाइल इलोंगेटेड, यानी बाल जैसा होता है। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सुई की तरह या फीते की तरह आकार में होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से पानी में तैरकर काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। इसमें एक और एडेप्टेशन होता है कि ये वैक्स कोटेड होते हैं, यानी वैक्स जैसी एक परत होती है, मोम जैसी एक परत होती है इनके ऊपर, जो इन्हें भीगने नहीं देती पानी से। क्योंकि अगर ये पानी में भीग जाएंगे तो पोलन ग्रेन्स पानी में भीगने की वजह से भारी हो जाएंगे और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो वैक्स की एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन्स काफी दूर तक स्विम करके पहुंच जाते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे आप कार्पेल कहते हैं, इस कार्पेल में भी सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, इसमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। तो इसमें पहला एडेप्टेशन है कि ये स्टिकी होता है, यानी चिपकने वाला या चिपकने वाली परत पाई जाती है। जो स्टिग्मा होती है, जो वर्तिकाग्र होता है, उसके ऊपर एक परत होती है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन उस पर आसानी से आकर अटैच हो जाए, चिपक जाए। आगे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफिली होता है ये दो तरह का होता है, यानी कि जल के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो वो दो तरह से हो सकता है। पहला टाइप हमने देखा था हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी के अंदर ही, यानी सतह पर नहीं आते। जो उसके पुष्प भी होते हैं, फूल भी होते हैं, वो पानी में डूबे हुए होते हैं। तो नर पुष्प से, यानी मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकलकर फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं और वो पानी के अंदर अंदर ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने एपी हाइड्रोफिली में देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी की सतह पर, ऊपर उसके सरफेस पर स्विम करते हुए पहुंचते हैं फीमेल फ्लावर्स तक। तो जो हाइपोहाइड्रोफिली है, इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रिला। ये प्लांट पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है। इसके फ्लावर्स भी आप देख सकते हैं कि पानी में बिल्कुल डूबे हुए से रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकलकर अंदर ही अंदर फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जो आपने पहले सारे फीचर्स पढ़े, जो सभी लक्षण पढ़े, वो सभी एडेप्टेशंस पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों में होती है, यानी कि परागकण और वर्तिकाग्र दोनों में पाई जाती है। हाइड्रोफिली का अगला टाइप है एपी हाइड्रोफिली, जिसमें फ्लावर्स डूबे हुए नहीं रहते, ये पानी की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। यहां इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वेलिसनेरिया का प्लांट है, जहां पर जो मेल फ्लावर्स हैं ये मेच्योरिटी पर टूटकर वाटर सरफेस पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं पानी की सतह के। और जो फीमेल फ्लावर होता है, इसकी जो पेडिसेल होती है, डंठल जो होती है, ये काफी लंबी होती है। तो जब तक ये फीमेल फ्लावर, यानी कि मादा पुष्प परिपक्व नहीं हुई होती, मैच्योर नहीं हुई होती है, तब तक इसकी ये जो डंठल है, तब तक इसका जो पेडिसेल है, जो डंठल है, वो पूरी तरह से कुंडलित होता है, यानी स्पाइरल होता है। और जब ये फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, यानी कि अब ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, उस समय ये जो इसका डंठल है जो कि कुंडलित था, वो इलोंगेट हो जाता है। और इलोंगेट होने की वजह से ये लंबाई में
बढ़ जाता है और पानी की सतह पर आ जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जो फीमेल फ्लावर है ये वाटर के सरफेस पर आ चुका है। यहां पर यहां मेल फ्लावर्स से निकलकर पोलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं और इसका मीडियम होता है वाटर। यहां पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से डूबते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एपी हाइड्रोफिली। आइए अब देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि जैविक अभिकर्मक परागण के कौन कौन से हैं। तो यहां पर पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली ये कंडीशन तब पाई जाती है जब परागण या पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, यानी कि कीटों के द्वारा होती है। उस समय हम उस पॉलिनेशन को, उस परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के लिए जो फीचर्स होते हैं वो ये हैं कि जो कोरोला होता है, यानी कि जो दल पुंज होता है पुष्प का, वो बहुत ही भड़कीले रंग का होना चाहिए, बहुत वाइब्रेंट कलर का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। उसमें नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, इसे हम मधुग्रंथि भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कीट यानी इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो जब फूल पर रस पीने आएंगे उसी समय उनके शरीर से पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। तो इसमें जो एडेप्टेशंस होते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन होगा, जो परागकण होगा, उसमें एडेप्टेशन होगा कि ये बहुत गाढ़े रंग का होगा, यानी बहुत ही वाइब्रेंट कलर का होगा, बहुत ही कलरफुल होगा। दूसरा, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टिकी होंगे, यानी कि इन पर पोलन किट की परत पाई जाएगी। इनमें दूसरा जो लक्षण पाया जाएगा वो होगा इनका चिपकना। पोलन किट की वजह से बड़ी आसानी से ये किसी सरफेस पर चिपक जाएंगे, इसी वजह से ये इंसेक्ट की बॉडी पर चिपककर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। यहां पर जो फीमेल पार्ट होगा, हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्टिग्मा की, वो भी स्टिकी होता है। उस पर कुछ ऐसे केमिकल्स की लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से वो चिपचिपा हो जाता है। बेसिकली ये लेयर होती है सुक्रोज की। तो सुक्रोज की एक परत पाई जाएगी स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स आकर उस पर चिपक जाएंगे। इसके साथ साथ ही कुछ और फिनोलिक सब्सटेंस भी होते हैं। एंटोमोफिली में नेक्टर ग्लैंड्स का होना जरूरी है, जिसे हम मधु ग्रंथि कह सकते हैं। ये पुष्प पर होना आवश्यक होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स यानी कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगला टाइप है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली तब होता है जब पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है, यानी पक्षियों के द्वारा होता है। इसमें हमिंग बर्ड जैसे पक्षी शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी चोंच काफी लंबी और मुड़ी हुई होती है। तो यहां पर जो पुष्प में अनुकूलन होगा वो ये होगा कि उसमें ट्यूबुलर कोरोला पाया जाएगा है, ताकि उस चिड़िया की चोंच अंदर तक पहुंच सके। दूसरा इसमें अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है। यहां पर भी नेक्टर जरूर पाया जाता है, यानी मधु उपस्थित होता है, जिसकी वजह से वो चिड़िया उसकी तरफ आकर्षित होती है और पॉलिनेशन हो जाता है। यहां पर भी जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिकी होंगे, वो चिपक पाएंगे तभी पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसके साथ साथ जो स्टिग्मा होगी वो भी स्टिकी होगी, वो भी चिपकती है किसी सरफेस पर, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स उस पर आसानी से आकर स्टिक हो जाते हैं। अगला बायोटिक पॉलिनेशन है चिरोप्टेरोफिली। ये तब होता है जब पॉलिनेशन बैट के द्वारा होता है, यानी चमगादड़ द्वारा होता है परागण, तो उसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। यहां पर जो पुष्प में अनुकूलन है वो बड़ी आसानी से आप गेस कर सकते हैं। ये पुष्प जो है वो नॉक्टर्नल होने चाहिए, यानी ये पुष्प रात में खिलने चाहिए, क्योंकि जो चमगादड़ हैं वो रात को सक्रिय होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। तो वो इन फ्लावर्स से या इन पुष्पों से नेक्टर के लिए आते हैं। तो यहां पर भी मधुग्रंथि होती है, जिससे सुक्रोज सॉल्यूशन निकलता है और जिसकी लालच में बैट इन तक पहुंचता है। तीसरा इनमें एडेप्टेशन है कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली सेंट करने चाहिए, यानी इसमें स्ट्रांग सेंट होना चाहिए, तीव्र गंध।
इसे सुगंध समझ सकते हैं आप। इनमें बहुत ही दूर तक फैलने वाली सुगंध होती है जिसकी वजह से बैट यहां तक पहुंचता है और पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये थे सभी एडेप्टेशंस, सभी अनुकूलन जो पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले कुछ एबायोटिक एजेंट्स देखे जिनके लिए फ्लावर्स में कोई सेंट की जरूरत नहीं है, किसी कलर की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो कैलिक्स, कोरोला जैसे ऑर्गन्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे और बहुत हल्के रंग के होंगे। उन पुष्पों से, उन फूलों से कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट नहीं आएगा, उनकी स्मेल नहीं होगी, उनमें से कोई खास स्मेल नहीं आएगी। हाँ, मगर उनके जो पोलन ग्रेन्स होंगे और जो कार्पेल होगी उसमें अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अनुकूलन यानी एडेप्टेशंस होते हैं। एनिमोफिली में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली जो वाटर सरफेस के नीचे होता है, एपीहाइड्रोफिली जो वाटर सरफेस के ऊपर होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो पानी में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता, यानी उनमें हाइड्रोफिली नहीं होता। पॉलिनेशन होता है उनमें एंटोमोफिली टाइप का, यानी कि कीटों के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, जिसका एक उदाहरण है निम्फिया। उसके बाद हमने देखा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें पहला था एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू, दूसरा था ऑर्निथोफिली यानी कि बर्ड्स के थ्रू, और तीसरा था चिरोप्टेरोफिली यानी कि बैट के थ्रू। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा भी कुछ और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसमें एक है ये होता है स्नेल्स के द्वारा, यानी जो घोंघा होता है उनके द्वारा जब परागण होता है तो उसे हम कहते हैं मैटोफिली। और एक है मिरमैकोफिली, ये होता है एंट्स के द्वारा, यानी चींटियों के द्वारा। अब जब भी पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होगा तो उनमें जो कलर है वो बहुत ही तेज होना चाहिए ताकि एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इसीलिए इन फ्लावर्स का कलर बहुत ही चटक होता है, बहुत वाइब्रेंट होता है। उनमें स्मेल आती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, जो इन पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इनके पास नेक्टर होता है एनिमल्स को ललचाने के लिए, जिसकी लालच में ये एनिमल्स इन तक पहुंचते हैं और प्लांट्स का काम आसान कर देते हैं और उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार सभी पॉलिनेशन के टाइप्स जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।